नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज हम लोग एक नए विषय के बारे में जानेंगे। आज का हमारा विषय है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम लोग इस वीडियोज़ में जानेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुण अवगुण हैं आदि इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा वीडियो मुख्यतः 4 बातों पर प्रकाश डालेगा। एक है इसकी अवधारणा, दूसरा रहेगा इसकी परिभाषा, तीसरा है विशेषताएं और 4 नंबर गुण एवं दोष। तो आज हम लोग अपने इस विषय में इन बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही बीच का मार्ग है। इसमें इन दोनों की विशेषता शामिल होती है और इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की जो खामियां हैं, अवगुण हैं, वो इसमें समाप्त हो जाते हैं। इस तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का सह अस्तित्व पाया जाता है। दोनों के गुण, दोनों की विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। ये दोनों के बीच का मार्ग है, मध्य मार्ग है। अब हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र सहयोग करते हैं। इसी तरह भारतीय योजना आयोग ने कहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के 2 घटकों के रूप में कार्य करते हैं। प्रोफेसर JW ने कहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अनेक पूर्व मान्यताओं में से एक यह है कि उत्पादन एवं उपभोग संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने में निजी क्षेत्र को स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उससे कम स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण उतना कठोर नहीं होता जितना केंद्रीयकृत समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ पूरक घटकों के रूप में कार्य करते हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। सामाजिक हित में सरकार निजी क्षेत्र की क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है। निजी क्षेत्र सरकार की नीतियों द्वारा नियंत्रित होता है। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। पहला है इसका पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का इसमें सह अस्तित्व होता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होता है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता है। आर्थिक नियोजन इसमें होता है और लोक कल्याण की भावना होती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र का इसमें अस्तित्व पाया जाता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है। एक अधिकारी शक्ति का नियंत्रण होता है। कीमत संयत और बजट नीति दोनों कार्य करते हैं। आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा इसमें प्रतिष्ठित होती है और सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। अब हम लोग एक एक करके इसका चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम है कि इस व्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व होता है। पूंजीवाद के जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, और समाजवाद के गुण विशेषताओं, इसमें दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। दोनों समान रूप से कार्य करते हैं। दूसरा विशेषता जो है वो है सरकार द्वारा निजी क्षेत्र पर नियंत्रण। सरकार निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है। निजी क्षेत्र को कार्य करने का, उत्पादन करने का, निर्णय लेने का स्वतंत्रता होती है, लेकिन उस स्वतंत्रता पर सरकार सामाजिक हित के लिए, कल्याण के लिए अंकुश लगाती है। इस व्यवस्था में आर्थिक नियोजन पाया जाता है। सरकार के द्वारा समाज और देश की विकास करने के लिए एक प्लान बनाकर 3 साल, 5 साल या 7 साल का प्लान बनाकर सरकार एक विस्तृत प्लान के द्वारा
देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित करती है। इस व्यवस्था में लोक कल्याण की भावना पाई जाती है। सरकार लोक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है और निजी क्षेत्र को भी लोक कल्याण की भावना का आदर करने के लिए वो प्रोत्साहित करती है, उन लोगों को वो प्रेरित करती है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र होता है, संसद होती है, विधानसभा होते हैं, उसके द्वारा जो नीति निर्धारण किया जाता है उसका इसमें क्रियान्वयन होता है और निजी क्षेत्र सरकार के नीतियों का पालन करते हैं, उसकी व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इस तरह यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अगला जो बिंदु है वो संयुक्त क्षेत्र का अस्तित्व। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के अलावा एक संयुक्त क्षेत्र का भी इसमें अस्तित्व पाया जाता है। यह सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर समान रूप से एक क्षेत्र में इसके माध्यम से कार्य करते हैं, दोनों इसमें समान रूप से भागीदार होते हैं। इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। सरकार निजी क्षेत्र पर एक सीमा के बाद अंकुश या नियंत्रण लगा देती है और नियंत्रण रखती है कि वो उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान न पहुंचाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सरकारी प्रवृत्तियों को पनपने नहीं देती। वह इस व्यवस्था में उपभोक्ताओं और श्रमिकों के शोषण को नहीं होने देती। इस व्यवस्था में कीमत तंत्र और बजट नीति समान रूप से कार्य करते हैं। सरकार बजट नीति के माध्यम से और निजी क्षेत्र कीमत संयंत्र के माध्यम से कार्य करते हैं और इन व्यवस्था में इन दोनों का समान रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। इस व्यवस्था की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना पर विशेष जोर दिया जाता है। दोनों क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व मिलकर समान रूप से आर्थिक समानता, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा आर्थिक समानता का प्रयास किया जाता है। सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक छात्रवृत्ति पेंशन या खाद्य सुरक्षा इत्यादि। सामाजिक सुरक्षा पर सरकार को विशेष ध्यान इसमें देती है। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। इस व्यवस्था के माध्यम से नियोजित एवं तीव्र विकास संभव हो पाता है। एकाधिकार पर नियंत्रण रहता है, अंकुश रहता है। इसमें आर्थिक विषमता में कमी आती है। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिलता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है। मानव संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगता है। स्वतंत्रता एवं प्रेरणा की उपस्थिति होती है। औद्योगिक शांति एवं सामाजिक सुरक्षा पाई जाती है। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। इस व्यवस्था में सरकारी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप के बावजूद एक आर्थिक स्वतंत्रता पाया जाता है। उपभोक्ता अपने इच्छा अनुसार अपने आय को व्यय कर सकता है। उत्पादक स्वेच्छापूर्वक अपने उत्पादन का क्षेत्र चुन सकते हैं और श्रमिक अपने योग्यता अनुसार काम खोजने और करने को स्वतंत्र होते हैं। यदि सरकार लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता पर कुछ नियंत्रण लगाती भी है तो वह हमेशा सामान्य हितों में ही होता है। दूसरा है नियोजित एवं तीव्र विकास। इस व्यवस्था में विकास की गति एक प्लान बनाकर चूँकि विकास किया जाता है, सारे देश में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर प्लान बनाया जाता है, इसलिए विकास तीव्र गति से होता है। दोनों पक्ष इसमें सहयोग करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार एकाधिकारी शक्तियों पर नियंत्रण रखती है, उनको पनपने नहीं देती है, ताकि उपभोक्ताओं की हितों को सुरक्षा किया जा सके, हितों की रक्षा की जा सके और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान या कष्ट न हो। यह व्यवस्था आर्थिक विषमता में कमी लाती है। सरकार आय व्यय नीति के द्वारा धन का हस्तांतरण अमीरों से गरीबों की ओर करती है। वह अमीरों पर ऊंचे दर में कर लगाकर गरीबों को राहत देकर आर्थिक विषमता में कमी लाती है।
इस व्यवस्था में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा अनुसंधान और विकास पर बहुत बड़ा निवेश किया जाता है। निजी क्षेत्र नई नई तकनीकों के लिए अनुसंधान कराते रहते हैं। इस व्यवस्था में संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के तहत सरकार देश में मौजूद मानव संसाधन और भौतिक संसाधन का पता लगाकर नियोजित तरीके से विकास करती है। मानव संसाधन का बेहतर उपयोग इस व्यवस्था में संभव हो पाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मानव संसाधन को महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में देखते हैं और उनके संसाधन को विकसित करने पर अधिक निवेश करते हैं। सरकार आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्ति को केंद्रित होने से रोका जाता है। इस व्यवस्था में आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर अधिक बल दिया जाता है और सरकार इसके लिए प्रयासरत रहती है। इसमें स्वतंत्रता एवं प्रेरणा की उपस्थिति पाई जाती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता के तहत कहीं भी उद्यम लगाने को स्वतंत्र होते हैं। उनको हमेशा सरकार के द्वारा प्रेरित किया जाता है, हतोत्साहित नहीं किया जाता है। इस व्यवस्था में औद्योगिक शांति एवं सामाजिक सुरक्षा पाई जाती है। चूँकि सरकार श्रमिकों के और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है और आगे बढ़कर कार्य करती है। वह सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं को भी चलाते रहती है और निजी क्षेत्र को भी प्रेरित करती है। इससे व्यवस्था में औद्योगिक शांति और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति पाई जाती है। अब हम लोग इसके दोषों को देखते हैं या जिन बातों को लेकर इसकी आलोचना की जाती है उसको देखते हैं। इसमें उचित समन्वय का अभाव पाया जाता है। इस व्यवस्था में अस्थायित्व की संभावना कम होती है। लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीयकरण का भय रहता है। कुशलता की कमी पाई जाती है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेश में कमी होने की संभावना बनी रहती है। अब हम लोग एक एक करके इन दोषों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि उचित समन्वय का अभाव। चूँकि इस प्रणाली में दो सिस्टम एक साथ कार्य करते हैं, इसीलिए इस दोनों में तालमेल की कमी पाई जाती है और दोनों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहती है। इससे विकास पर भी इसका असर पड़ता है। इस व्यवस्था में अस्थायित्व की संभावना अधिक रहती है। चूँकि दोनों पक्ष एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। निजी क्षेत्र हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र के विरोध करता रहता है, इसीलिए हमेशा अस्थायित्व की संभावना बनी रहती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र को तरह तरह के अनुमति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके पास जाना पड़ता है। इससे लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को भी इसमें बढ़ावा मिलता है। इसमें निजी क्षेत्र को हमेशा राष्ट्रीयकरण का भय सताता रहता है। सरकार कब उनके स्वामित्व का अधिग्रहण कर ले, कब उनके जो तो कंपनी है उसका राष्ट्रीयकरण कर ले, ये भय सदैव इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र को बना रहता है। इस व्यवस्था में कुशलता की भी कमी का आरोप लगाया जाता है। इस व्यवस्था में दोनों पक्षों को संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। करारोपण और सरकारी नियंत्रण का आदि द्वारा निजी क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध किया जाता है और दूसरी ओर कुशल प्रबंध एवं संचालन के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र में भी पूर्ण प्रभावशाली कार्य नहीं हो पाता है। इससे अकुशलता को बढ़ावा मिलता है। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा निजी क्षेत्र पर तरह तरह के हस्तक्षेप किए जाते हैं। इससे निवेशक को में भय की स्थिति बनी रहती है और निवेश में कमी की संभावना बनी रहती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में एक दूसरे के हितों को लेकर टकराव की स्थिति सदैव बनी रहती है। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के नीतियों को लेकर, एक दूसरे के कार्य पद्धतियों को लेकर आपस में टकराते रहते हैं। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने महत्वपूर्ण सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करना न भूलें।
अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, जिससे आगामी वीडियो आपको ससमय पहुंचता रहे। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।